गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत एचपी एजुकेशन के माध्यम से हमने जो राजस्थान जीके की एक श्रृंखला चला रखी है, राजस्थान इतिहास की एक श्रृंखला चला रखी है, उसी के क्रम में आज हम बात करते हैं सभ्यताओं का जो टॉपिक है वो चल रहा है। उस सभ्यताओं के क्रम में ही आज हम बात करेंगे बेराट सभ्यता। देखिए हमने बेराट सभ्यता हमने बात की है अभी तक कालीबंगा की, अभी बालाथल की बात की है, गणेश्वर की बात की है, आहड़ की बात की है। उसके बाद महत्वपूर्ण सभ्यता जो आती है वो बेराट आती है राजस्थान के जीके के संदर्भ में। अगर कालीबंगा से क्वेश्चन बाय द वे नहीं आए तो फिर बेराट सभ्यता से आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको इस टॉपिक को भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर जिस टॉपिक की बात हम करते हैं वो सारा महत्वपूर्ण है और वहां से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करें और हर टॉपिक को बिल्कुल सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म निगाहों से देखकर हमको उत्तरोत्तर तैयारी करने की आवश्यकता होती है, तभी हम किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्रम में आज बात करते हैं हम बेराट सभ्यता की। देखिए पहली बात करेंगे बेराट है कहां। तो बेराट जो है ये जयपुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित है। हालांकि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन बनता नहीं, पर फिर भी अगर बने तो हमको ये देखना है कि जयपुर है कहां पे। तो बेराट है कहां पे। तो बेराट जयपुर से 85 किलोमीटर दूर है। अब देखिए यहां पर प्राप्त क्या क्या हो रहा है हमको। तो हमको यहां पर प्राप्त हो रही है पाषाण कालीन संस्कृति, पहली पाषाण युगीन सभ्यता। दूसरा हमें यहां पर प्राप्त हो रहा है महाभारत कालीन, या ये कह सकते हैं कि दूसरा हमें यहां प्राप्त हो रहा है महाजनपद कालीन संस्कृति। तीसरे नंबर पर हमको यहां प्राप्त होता है महाभारत कालीन अवशेष, महाभारत कालीन अवशेष। उसके बाद यहां से प्राप्त होता है हमको मौर्यकालीन अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष। पाषाण युगीन सभ्यता, महाजनपदकालीन संस्कृति, महाभारतकालीन अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष। उसके बाद हमको यहां से कुषाण और हूण के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। कुषाण और हूण जो कि आक्रमणकारी जातियां थी उनके अवशेष जो हमको बेराट से प्राप्त होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इसी क्रम में आगे। तो कुषाण और हूणों के बाद हमको हर्षवर्धन की जानकारी भी, हर्षवर्धन के समय जो ह्वेनसांग यहाँ पे आया था, चीनी यात्री, उसकी जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त होती है। उसके बाद हमको यहाँ पर अकबर कालीन जानकारी भी, अकबर के समय की जानकारी, अकबर ने यहाँ पर एक टकसाल बनाई थी, तो अकबर के समय की जानकारी भी हमको बेराट से प्राप्त होती है। और अंत में यहाँ पर जो जयपुर में कछवाहा राजवंश था, कछवाहा राजवंश से संबंधित जानकारी भी हमको यहां से प्राप्त होती है। देखिए बेराट जो कि जयपुर से 85 किलोमीटर दूर है, बेराट से हमें प्राप्त क्या क्या हो रहा है। तो पाषाण कालीन संस्कृति, और पाषाण कालीन के साथ साथ महाजनपद कालीन संस्कृति। बीच में आप ये भी लिख दीजिए लौह युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता। देखिए पुनः देखिए हमें यहाँ से ये जो बेराट है वो जयपुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से हमें पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद क्रमशः चलते हुए हमें यहाँ पे महाजनपदकालीन संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लौह युगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं। लौह युगीन सभ्यता के अवशेष के बाद हमें यहाँ पर महाभारत की जानकारी मिलती है। जब महाभारत में पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, तब पांडव
इसी स्थान पर आकर रहे थे। और हमें मौर्यकालीन जानकारी, मौर्य के समय भी अशोक की, जो सम्राट अशोक है, अशोक की जानकारी भी हमें इस स्थान से प्राप्त होती है। साथ ही हमें मीनांडर शासक की जानकारी भी यहाँ से, जो कि मिलिंद जो शासक था मीनांडर, उसकी जानकारी भी यहाँ से प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री हैंसान यहाँ पर आया था लगभग 634 ईस्वी में, उसकी जानकारी भी हमें बेराट से प्राप्त होती है। अकबर के समय भी अकबर ने यहाँ पर एक टकसाल खोली थी, उसकी जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। कछवार शासक के समय भी यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया था, वो जानकारी भी हमें बेराट से प्राप्त होती है। तो आप देखिए ये जो बेराट सभ्यता है वो किसी भी काल से संबंधित और महत्वपूर्ण सभ्यता है, इसीलिए हमें इसके ऊपर विशेष ध्यान देना है। पाषाण युगीन, महाजनपदकालीन, लौह युगीन, महाभारतकालीन, मौर्यकालीन में अशोक, कुषाण, हुन, मीनांडर, हर्षवर्धन, हैंसान, अकबर और कछवार राजवंश की जानकारियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसीलिए हमें इस सभ्यता पर विशेष जोर देकर इसे पढ़ना है। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीन के बाई तरफ बेराट से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं चाहे। ओके, अभी हमने ये बात की यहाँ से किस किस की जानकारी, हमें किन किन वंशों की जानकारी प्राप्त हो रही है, कौन कौन सी सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। बात करते हैं हम वहीं से, बेराट है कहाँ पे, जयपुर के 85 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर सबसे पहले जो खुदाई का कार्य है वो चालू करवा दिया है लगभग 1837 में यहाँ पर खुदाई का कार्य चालू किया। और खुदाई का कार्य चालू किया है कर्नल बर्ट ने किया है, कर्नल बर्ट ने किया है। देखिए इंपोर्टेंट है, 1837 कर्नल बर्ट ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य प्रारंभ करवाया। उत्खनन का कार्य प्रारंभ करने के बाद कर्नल बर्ट को यहाँ विराट नगर से, देखिए विराट का प्राचीन नाम जो है वो विराट नगर है। क्या नाम है? विराट नगर। और ये जो विराट नगर है ये मत्स्य जनपद की राजधानी है, मत्स्य जनपद की राजधानी है। तो कर्नल बर्ट जो है उसे 1837 में विराट नगर से एक लेख, अभिलेख प्राप्त होता है, एक अभिलेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख का नाम रखा गया है बेराट अभिलेख। क्या नाम रखा गया है? बेराट अभिलेख से कहा गया है, बेराट शिलालेख कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्राप्त होता है बेराट से और मिला है ये भाबरों की पहाड़ी से, भाबरों की पहाड़ी से, अतः इसे भाबरों का शिलालेख भी कहा गया, भाबरों का शिलालेख भी कहा गया। देखिए विराट नगर से 1837 में कर्नल बर्ट को एक लेख प्राप्त हुआ जो कि विराट नगर से प्राप्त हुआ, भाबरों की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसे भाबरों का शिलालेख कहते हैं, भाबरों का अभिलेख कहते हैं। और इस भाबरों के शिलालेख को बेराट कलकत्ता अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए एक तो भाबरों का शिलालेख, इसी अभिलेख का नाम है बेराट कलकत्ता अभिलेख। महत्वपूर्ण चीज है पहला भाबरों का शिलालेख, क्योंकि भाबरों की पहाड़ी से इसकी खुदाई करने के बाद जो कि विराट नगर में है वहां से प्राप्त हो रहा है। और उसी अभिलेख का अन्य नाम क्या है? तो बेराट कलकत्ता अभिलेख से कहा गया है। इस अभिलेख को लगभग 1840 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया। देखिए 1840 में इस अभिलेख को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया और वहीं पर कर्नल कीटोई ने, वहीं पर कर्नल कीटोई ने इसकी लिपि का अनुवाद किया, इसकी लिपि का अनुवाद किया। ये जो शिलालेख है कर्नल बर्ट को मिला था, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इसमें लिखा गया है
ब्राह्मी लिपि में, और इसका जो अनुवाद है वो कर्नल किटोई ने किया है, और कर्नल किटोई ने ही इसे लिथोग्राफ किया। कर्नल किटोई ने ही इसे लिथोग्राफ किया। अब लिथोग्राफ क्या होता है, आप समझ लीजिए इस चीज को कि अगर किसी पाषाण पर कोई चीज अगर उत्कीर्ण की गई हो, उकेरी गई हो, तो उस उत्कीर्ण चीज को किसी कागज पर उकेरना अथवा लिखना लिथोग्राफ कहलाता है। देखिए 1837 में कर्नल बर्ट को एक अभिलेख प्राप्त होता है। अभिलेख की जो लिपि है वो लिपि है ब्राह्मी, और ये जो है 1840 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया है, आज भी वहीं पर पड़ा हुआ है। इस जो अभिलेख है इसे भाबरू की पहाड़ी से खोदा गया था, इसलिए इसे भाबरू का शिलालेख भी कहते हैं, और इसे बेराट कलकत्ता अभिलेख के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि वर्तमान में ये कहां पड़ा है, कलकत्ता में पड़ा है, इसीलिए इसे बेराट कलकत्ता अभिलेख भी कहते हैं। इसका जो लिपि का अनुवाद है वो कर्नल किटोई ने किया है, और इसे लिथोग्राफ भी किसने किया है, तो कर्नल किटोई ने किया है। लिथोग्राफ क्या होता है, तो पाषाण पर अगर कोई चीज उकेरी गई है, कुछ लिखा गया है, उस लिखे हुए को कागज पर लिखवाना, उसे कहते हैं लिथोग्राफ। ये ध्यान रखना, हालांकि ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट आएगा नहीं, पर फिर भी आ जाए, ध्यान रखना इसका। कर्नल किटोई ने इसे कागज में उतराया है, और कर्नल किटोई ने ही इसे अनुवादित किया है। अब लिखा किसमें है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख वो अभिलेख है जहां से, इसी अभिलेख से अशोक के बारे में हमें पता चलता है। अशोक कौन सा है ये, तो सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं हम। अशोक, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक हैं, और मौर्य वंश के शासक ने अपने जीवन में एक युद्ध लड़ा था, जिसे हमने एक बार बात की थी, कलिंग का युद्ध, जो कि उनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया। और कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने हमेशा के लिए भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को बढ़ावा दिया, और हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया, और अपने आप को बौद्ध धर्म का एक साधारण भिक्षु मानते हुए बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि को आत्मसात करते हुए अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। अशोक ने बौद्ध धर्म के 3 रत्नों को अपनाया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्धम शरणम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। अथवा अर्थात बुद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं वह बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध, धर्म और संघ जो 3 रत्न हैं उन्हें अपनाते हुए सम्राट अशोक है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। और बौद्ध धर्म को अपनाने की जानकारी जो है वो कर्नल बर्ट द्वारा खोजे गए भाबरू के शिलालेख से प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया या अशोक बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास रखता है, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी भाबरू के शिलालेख से प्राप्त होती है, जिसे 1837 में कर्नल बर्ट ने खोजा है। विराट नगर से खोजा है। विराट नगर जयपुर से 85 किलोमीटर दूर है, और 1840 में इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कलकत्ता में रखा गया है। भाबरू के शिलालेख के साथ साथ इसे बेराट कलकत्ता का शिलालेख भी कहा जाता है। बेराट कलकत्ता का शिलालेख कहा जाने का कारण ये है क्योंकि ये वर्तमान में कहां पड़ा है, तो कलकत्ता में पड़ा है, और इसे लिथोग्राफ किया है कर्नल किटोई ने, और इसकी लिपि का अनुवाद भी कर्नल किटोई ने किया है। और इस अभिलेख के बारे में, इस अभिलेख में सम्राट अशोक की जानकारी है। अशोक जो कि इस जो अभिलेख है अशोक ने लिखवाए हैं, और अशोक ने लिखवाया है ब्राह्मी लिपि में। हालांकि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी में भी लिखे गए हैं, अशोक के अभिलेख अरेमाइक में भी लिखे गए, अशोक के अभिलेख ग्रीक में भी लिखे गए, और अशोक के अभिलेख खरस्ती में भी लिखे गए। ये 4 लिपि अशोक की थी। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि अशोक के अभिलेख कौन कौन सी लिपि में लिखे गए।
इससे ये पता चलता है कि अशोक के अभिलेख, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और अशोक अपने जीवन में आने वाले वक्त पर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और इसमें महत्वपूर्ण चीज जो हमने बताई है कर्नल बर्ट वाली 1837 इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बेराट का की खोज जो है सबसे पहले किसने प्रारंभ की है तो कर्नल बर्ट ने, और जो शिलालेख जिसे प्राप्त हुआ है तो कर्नल बर्ट को प्राप्त हुआ अशोक के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर्नल बर्ट के बाद इस स्थान की जो खुदाई है या इसके परीक्षण का कार्य जो है 1864-65 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रारंभ रखा और इस स्थान का परीक्षण उन्होंने करते गए और इस स्थान के कार्य को, इस स्थान की खोज को, इस स्थान की खोज के कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। 1871-72 में लगभग 1871-72 में इस अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय हैं, इनके एक सहायक है, अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक, नाम था उनका कार्लाइन, सहायक है कार्लाइन, और कार्लाइन को एक और शिलालेख प्राप्त होता है अशोक का ही। देखिए यहां से इसका मतलब 2 शिलालेख प्राप्त हो रहे अशोक के, एक को कर्नल बर्ट ने खोजा, एक को कार्लाइन ने खोजा। कार्लाइन को जो ये शिलालेख है ये भीमसेन की पहाड़ी की खुदाई के बाद मिला, भीमसेन की पहाड़ी की खुदाई के बाद इस कार्लाइन जो महोदय हैं, कार्लाइन महोदय को एक शिलालेख प्राप्त होता है। ये शिलालेख भी सम्राट अशोक का ही है और इस शिलालेख को संपादित करने का काम किया है वुलहर व सेनाट ने इस अभिलेख को संपादित किया या संपादन इस अभिलेख का किया है। देखिए बेराट, जब कर्नल बर्ट का काम पूरा हुआ तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसके कार्य को आगे बढ़ाया लगभग 1864-65 में, और उन्हीं के सहायक कार्लाइन को 1871-72 में वहां से एक शिलालेख और प्राप्त होता है। वो शिलालेख भी अशोक का है और उस शिलालेख को जो प्राप्त किया उसमें भीमसेन की पहाड़ी की खुदाई, पहले वाली जो खुदाई थी वो बाबरों की पहाड़ी की थी। देखिए यहाँ पे 2-4 पहाड़ियों के नाम आएंगे, आपको याद रखने हैं। पहले वाली पहाड़ी जो थी वो बाबरों की पहाड़ी थी, अब पहाड़ी है भीमसेन की पहाड़ी, और भीमसेन की पहाड़ी पर एक शिलालेख प्राप्त हो रहा है। दूसरा, पहला शिलालेख प्राप्त हुआ है कर्नल बर्ट को, दूसरा प्राप्त हुआ है कार्लाइन को, और इसको संपादित करने का कार्य वुलहर और सेनाट ने किया है। ये शिलालेख भी अशोक से संबंधित ही है, और पहले शिलालेख और दूसरे शिलालेख जिसमें दोनों में अशोक के बौद्ध होने की जानकारी प्राप्त होती है, बौद्ध में भी उसमें जानकारी मिल रही है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का समर्थन किया। देखिए बौद्ध धर्म की लगभग मोटे तौर पर 3 शाखाएं हैं। एक हीनयान है जो सबसे प्राचीन शाखा है, दूसरी महायान, हालांकि हीनयान और महायान दोनों का विभाजन चौथी बौद्ध संगति के अंतर्गत हो गया था। 4 बौद्ध संगतियां कुल हुई थी। इसकी बात हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत करेंगे कि पहली बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी 383 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, और प्रथम सदी में 4 बौद्ध संगतियां। देखिए पहली है प्रथम बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में। हालांकि ये सब्जेक्ट का नहीं है, फिर भी बौद्ध में आएगा, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। सेकेंड जो हो रही है वो 383 ईसा पूर्व में हो रही है। ये 483 ईसा पूर्व में हो रही है, भगवान बुद्ध की मृत्यु के 1 साल बाद हो रही है। इसमें अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि
कौन सी बौद्ध संगति में कौन अध्यक्ष था, किस राजा के समय हुई, किस काल में हुई और किस स्थान पर हुई। तो प्रथम हो रही 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु के या महानिर्वाण के 1 वर्ष बाद। सेकंड हो रही 383 ईस्वी में, और थर्ड जो हो रही है वो 251 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व है, 483 ईसा पूर्व है, 251 ईसा पूर्व है। ये जो 251 ईसा पूर्व है ये हुई थी अशोक के समय। और चौथी जो बौद्ध संगति है वो हुई थी प्रथम सदी में, प्रथम सदी में। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगति हुई है। अशोक हीनयान का समर्थक था, पर उस समय तक डिवाइडेशन हुआ नहीं था। ये जो बौद्ध धर्म का डिवाइडेशन है, हीनयान और महायान, ये जो हुआ है ये उसकी चौथी बौद्ध संगति में हुआ है। और ये जो चौथी बौद्ध संगति थी ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसी संगति में हीनयान और महायान नाम से बौद्ध धर्म के 2 अलग अलग यूं कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। पर अशोक जो था वो हीनयान का समर्थक था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भाबरू की पहाड़ी और जो भीमसेन की पहाड़ी से कर्नल बर्ड और कार्लाइन को जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो अभिलेख जो हैं वो हीनयान शाखा से संबंधित है। हीनयान महायान में क्या अंतर है उसकी बात हम बाद में करेंगे, किंतु पहला जो वेद का बंटवारा है वो हीनयान और महायान में है। दूसरा एक और बंटवारा, ये 2 बंटवारे को यहाँ पे 2 पार्ट हो गए बौद्ध धर्म के। तीसरा एक पार्ट और है जो कि वज्रयान नाम से है, वो 6ठी-7वीं सदी में बाद में बनता है, जिसे तंत्रयान भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि अशोक के जो शिलालेख है वो 2 प्राप्त हुए, एक हुआ कर्नल बर्ड को प्राप्त, एक हुआ कार्लाइन को प्राप्त। और यहाँ पर जो अशोक के हैं जिसे शिलालेख मिले हैं वो हीनयान से संबंधित है। और इस कार्य को आगे बढ़ाया गया है कार्लाइन द्वारा। इस 1910 में D.R. भंडारकर ने भी, देखिए 1910 में D.R. भंडारकर ने यहां का सूक्ष्म परीक्षण किया। अब यहां की खुदाई से D.R. भंडारकर भी संबंधित हो गए। देखिए D.R. भंडारकर ने भी यहाँ की खुदाई परीक्षण किया है कि इस स्थान पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है, और इसका विस्तृत और सूक्ष्म परीक्षण D.R. भंडारकर ने किया। यहाँ से प्राचीन मत्स्य जनपद की जानकारी प्राप्त हुई, प्राचीन मत्स्य जनपद की। देखिए 2 पुस्तकें हैं, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी है, और 16 महाजनपद में मत्स्य जनपद का नाम भी आता है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर इसकी राजधानी थी, और विराटनगर को ही वर्तमान में कहा जाता है बेराट। ये विराटनगर वो है जहां पे 1 वर्ष पांडवों ने अज्ञातवास काटा था, और यहाँ विराट की पुत्री से ही अभिमन्यु का विवाह किया गया था। और ये जो 1 वर्ष काटा था, इस विराट की गायों का अपहरण कौरवों ने किया। विराट देश की गायों का अपहरण किया कौरवों ने, और पांडवों ने उन्हें पुनः छुड़वाया। पांडवों ने उन्हें पुनः छुड़वाया। उन भागती हुई गायों के साक्ष्य, खुर, जो गाय के खुर होते हैं, उन गाय की खुर के साक्ष्य भी आज वर्तमान में विराट में मौजूद है। आज भी उससे पता चलता है कि ये सभ्यता कितनी प्राचीन है। उसके बाद यहाँ की जानकारी जो है वो लगभग क्रमशः हर इतिहासकार इसको क्रमशः इसकी खुदाई का कार्य चलता रहा, और खुदाई से संबंधित भीम जी की पहाड़ी, भाबरू की पहाड़ी की बात हमने पहले की है। भाबरू की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मोती डोंगरी और गणेश डोंगरी। देखिए भाबरू की पहाड़ी, भीमजी की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मोती डोंगरी, गणेश डोंगरी आदि पहाड़ियों की खुदाई यहाँ पर की है। और उस खुदाई का कार्य 1936-37 में 1936-37 में दयाराम साहनी ने प्रारंभ करवाया।
पहले दयाराम साहनी ने यहाँ का कार्य 1936 में प्रारंभ करवाया। उसके बाद 1962-63 में 1962-63 में नील रत्न बनर्जी पहले, और दूसरे हैं कैलाश नाथ दीक्षित। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, कैलाश नाथ दीक्षित। 1936-37 में दयाराम साहनी ने इसका कार्य उत्खनन का कार्य करवाया। 1962-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने इसका कार्य, खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया। इन्हें भी यहाँ से मत्स्य जनपद से संबंधित कई अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। इसका एक बार मैं पुनः देख के आपको एक बार पुनः समझा के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जयपुर से 85 किलोमीटर दूर 1864-65 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया पुनः। और 71 से 72 के 1871-72 में अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक कार्लाइन को यहां से एक शिलालेख और प्राप्त हुआ है। वो शिलालेख जो है वो अशोक का दूसरा शिलालेख है, और इसका संपादन जो है वो वुलर और सेराट ने किया है। ठीक है, और ये जो अभिलेख ये भीमसेन की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। अशोक, इससे पता चलता है अशोक हीनयान शाखा का उपासक था, हीनयान का समर्थक था। यहाँ पर 1910 में D.R. भंडारकर ने सूक्ष्म और विस्तृत परीक्षण किया। सूक्ष्म के साथ साथ विस्तृत भी है, और विस्तृत परीक्षण करने के बाद मत्स्य जनपद से संबंधित कई अवशेष प्राप्त किए हैं। और यहाँ पर बाबरू की पहाड़ी, भीमजी की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मोती डोंगरी और गणेश डोंगरी आदि पहाड़ियों की खुदाई कर मत्स्य जनपद जो था उससे संबंधित अवशेष प्राप्त किए हैं। और उसके बाद 1936-37 में दयाराम साहनी ने, और 1962-63 में कैलाश नाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी ने भी यहाँ पे उत्खनन किया और कुछ अवशेष प्राप्त किए। ये जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद के कारण ही जब हम एकीकरण हुआ राजस्थान का, हम एकीकरण में तो पुनः बात करेंगे इसकी, मत्स्य जनपद के कारण ही यहाँ का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। जो एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान के एकीकरण में पहला जो चरण है वो मत्स्य संघ कहलाता है। उसका भी जो नाम है वो यहीं से रखा गया था। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात। नील रत्न बनर्जी ने यहाँ पे कई अवशेष प्राप्त किए। नील रत्न बनर्जी के अवशेषों में यहाँ पर जो थे वो ईंट और कांच के टुकड़े थे। नील रत्न बनर्जी ने यहाँ पर ईंटों वो कांच के टुकड़ों को प्राप्त किया। ये जो ईंट और कांच के टुकड़े थे ये जो मत्स्य जनपद से संबंधित थे। उसके बाद जो है M.N. देशपांडे ने बेराट की खुदाई करवाई, और बेराट से कई जो आभूषण थे, कई उपकरण थे, ऐसे उपकरण जो कि छिद्र वाले थे, उन उपकरणों को यहाँ पर प्राप्त किया। देशपांडे ने यहाँ से छिद्र वाले उपकरण प्राप्त किए। देखिए, नील रत्न बनर्जी ने ईंटों और कांच के टुकड़ों को प्राप्त किया, और M.N. देशपांडे ने यहां से छिद्र वाले उपकरण प्राप्त किए। यहां से कई कंदराओं में, गुफाओं में शैल चित्र भी प्राप्त हुए। शैल चित्र भी प्राप्त हो रहे हैं। शैल चित्र मतलब गुफा और पत्थर में बने हुए चित्र है। इन शैल चित्रों में बाघ, घोड़ा, शुतुरमुर्ग, जंगली सांड, ज्यामितीय आकृतियां आदि चित्र यहाँ की दीवारों पर, या यहाँ की जो गुफाएं थी उन गुफाओं से प्राप्त किए गए हैं। और बनेड़ी, ब्रह्मपुत्र, और एक स्थान और है जिणगोर, बनेड़ी, ब्रह्मकुंड
और जिणगोर नामक स्थानों पर शैल चित्रों की प्राप्ति की गई है। इन स्थानों के नाम याद रखने चाहिए आपको। एक तो बनेड़ी है, एक ब्रह्मकुंड है, और बनेड़ी, ब्रह्मकुंड और जिणगोर नाम के स्थान जो है वहां पर गुफाओं की खुदाई से शैल चित्र प्राप्त हुए। शैल चित्र कौन कौन से? बाघ है, घोड़ा है, दोनों हो गए, जंगली सांड है, ज्यामिति आकृतियां आदि प्रकार की आकृतियां बैराट से प्राप्त होती है। और इसी क्रम में हम बात करते हैं कि इससे और आगे कुषाण वंश का भी अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसका उल्लेख हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।